Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will learn about anti-cancer drugs, their classification and their mechanism of actions. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इनको क्लासीफाई करते हैं हम टू ग्रुप्स में, सेल साइकिल स्पेसिफिक एंड सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स। सेल साइकिल स्पेसिफिक में वो ड्रग्स होती हैं जो सेल साइकिल की 4 फेजेस पर एक्ट करती हैं, जिसमें हमारे पास G1 फेज़ आ जाती है, S फेज़ आ जाती है, G2 फेज़ आ जाती है, M फेज़ आ जाती है। लेकिन जो G1 फेज़ है ना, उसके लिए कोई भी एंटी कैंसर ड्रग अवेलेबल नहीं है। जो तीनों फेजेस होती हैं ना, उनके लिए एंटी कैंसर ड्रग्स मौजूद हैं। G2 फेज़ पर एक ही ड्रग एक्ट करती है, उसका नाम है ब्लूमाइसिन। ब्लूमाइसिन एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स जो ग्रुप होता है, जो क्लास होती है एंटी कैंसर ड्रग्स की, उसमें आती है। ठीक है, क्योंकि ये G2 फेज़ पर एक्ट कर रही है। G2 फेज़ में होता है कि जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं फॉर माइटोटिक फेज़, वो उन सब की सिंथेसिस होती है। तो ब्लूमाइसिन ने जो सेलुलर कंपोनेंट्स होंगे फॉर द माइटोटिक फेज़, उनकी सिंथेसिस को ब्लॉक करवा देना है। ये उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। और माइटोटिक फेज़ में दो ग्रुप्स आ जाते हैं। नंबर 1 इज़ विंका एल्कलॉइड्स एंड नंबर 2 इज़ टेक्सेन्स। ठीक है, विंका एल्कलॉइड्स में 3 V's आ जाएंगे। कौन कौन से? विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनोरेल्बिन। ये तीनों ड्रग्स होती हैं। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनोरेल्बिन, ये तीनों ड्रग्स आ जाती हैं विंका एल्कलॉइड्स में। टेक्सेन्स में आ जाती हैं, इनके लास्ट में आएगा टेक्सल दोनों। इसमें दो ड्रग्स आती हैं, पेक्लीटेक्सल, डोसीटेक्सल। पेक्लीटेक्सल, डोसीटेक्सल। माइटोटिक फेज़ में हमारे पास क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइज करते हैं और माइटोटिक स्पिंडल्स बनते हैं। तो विंका एल्कलॉइड्स ने क्या करना है, इन्होंने कर देना है माइक्रोट्यूब्यूल की पॉलीमराइजेशन को ब्लॉक करना है। टेक्सेन्स ने जबकि इसे उलट करना है, इन्होंने माइक्रोट्यूब्यूल की डीपॉलीमराइजेशन को ब्लॉक करना है। ठीक है, विंका एल्कलॉइड ने क्या करना है, माइक्रोट्यूब्यूलर पॉलीमराइजेशन को ब्लॉक करना है, जबकि टेक्सेन्स ने माइक्रोट्यूब्यूलर डीपॉलीमराइजेशन को ब्लॉक करना है। ये इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हो गए। थर्ड फेज़ आ जाती है एस फेज़। इसमें डीएनए, आरएनए और जो भी की सिंथेसिस होती है एस फेज़ में, डीएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है, उसमें आ जाती हैं दो ग्रुप्स आ जाते हैं। एक होते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स और नंबर 2 इज़ एंटी मेटाबोलाइट्स। नंबर 1 इज़ नेचुरल प्रोडक्ट्स और नंबर 2 इज़ एंटी मेटाबोलाइट्स। ये दो ड्रग्स आ जाती हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स को आगे से दो में डिवाइड किया हुआ है, पोडोफाइलोटॉक्सिन एंड केम्टोथैकन्स। पोडोफाइलोटॉक्सिन्स एंड केम्टोथैकन्स। पोडोफाइलोटॉक्सिन्स में दो ड्रग्स आ जाती हैं, ईटोपोसाइट्स, टिनोपोसाइट्स। केम्टोथैकन्स में भी दो ड्रग्स आ जाती हैं, टोपोटेकन, इरिनोटेकन। टोपोटेकन एंड इरिनोटेकन। पोडोफाइलोटॉक्सिन्स ब्लॉक करते हैं टोपो आइसोमरेज 2 एंजाइम को, और केम्टोथैकन्स इनिबिट करते हैं टोपो आइसोमरेज 1 को। ठीक है, इसमें आई से याद रख लें, आई भी 1 की तरह ही होता है रोमन में। ठीक है, लिखते हैं हम। और इसको 2 टोपोसाइट्स और टिनोपोसाइट्स टोपो आइसोमरेज 2 को ब्लॉक करें। और एंटीमेटाबोलाइट्स को हमने फर्दर 3 में डिवाइड किया है। इनकी एक्टिविटी एंटीफोलेट्स, प्यूरीन एनालॉग्स एंड पारिमिडीन एनालॉग्स, ये तीनों आ जाते हैं। एंटीफोलेट में एक ही एंटी कैंसर ड्रग आती है, मेथोट्रेक्सेट। और प्यूरीन एनालॉग्स में दो आ जाती हैं हमारे, कैप्टोप्यूरीन, थायोगवानिन। पारिमिडीन एनालॉग्स में आ जाते हैं फ्लोरोयूरासिल, साइटाराबिन एंड जेमसिटाबिन। जो मेथोट्रेक्सेट है, इसने फोलिक एसिड सिंथेसिस को ब्लॉक करवाना है। एंटीफोलेट है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। इसने डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक करवाना होता है, और इस तरह इसने फोलिक एसिड की सिंथेसिस ब्लॉक करवानी होती है, और फिर डीएनए की सिंथेसिस भी ब्लॉक हो जाती है। ये पूरा पाथवे होता है। और इसी तरह ये फ्लोरोयूरासिल है। फ्लोरोयूरासिल ने भी उसको थायमिडाइलेट सिंथेज एंजाइम होता है, उसको ब्लॉक करवाना होता है, जिससे टीएमपी की सिंथेसिस ब्लॉक हो जाती है और डीएनए की सिंथेसिस ब्लॉक हो जाती है। एंटी मेटाबोलाइट्स ने
ओवरऑल इनका यही फंक्शन है कि इन्होंने डीएनए की सिंथेसिस, एंटी कैंसर ड्रग्स है ना, तो जो कैंसर सेल्स हैं उनके डीएनए की सिंथेसिस को ब्लॉक करवा देना है, जिसकी वजह से वो सेल्स आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उनकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स। ये इसमें आ जाते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट्स और हार्मोनल एजेंट्स होते हैं, प्रोटियोसोम इनहिबिटर्स भी होते हैं, और एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, ये आ जाते हैं, ये चारों आ जाते हैं। एल्काइलेटिंग एजेंट्स फर्दर 3 तरह से डिवाइड होते हैं। इनमें आ जाते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड्स और नाइट्रोस यूरियास, एल्काइल सल्फोनेट्स। नाइट्रोजन मस्टर्ड जो होते हैं उनमें 3 ड्रग्स आ जाती हैं, एंड साइक्लोफॉस्फामाइड आ जाती है, मीक्लोर इथामाइन आ जाती है, क्लोरम्ब्यूसिल आ जाती है, ये तीनों आ जाती हैं। नाइट्रस यूरियास में 2 आ जाती हैं, कार्मस्टीन एंड लोमस्टीन। एल्काइल सल्फोनेट्स में 1 ड्रग आती है, बुसल्फान। एल्काइलेटिंग एजेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इन्होंने एल्काइलेशन करवा देनी होती है, दे कोज एल्काइलेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। पर्टिकुलरली जो N7 पोजीशन होती है गवानिन बेस की, उसकी ये अल्काइलेशन करवाते हैं, ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इस तरह से ये अल्काइलेशन करवा देते हैं बेसिस की, और एबनॉर्मल क्रॉस लिंकेज हो जाती है बेसिस की, एबनॉर्मल क्रॉस लिंकेज होती है, और एबनॉर्मल बेस पेयर्स बन जाते हैं, नॉर्मल बेस पेयरिंग होती है, जिसकी वजह से डीएनए स्ट्रैंड भी क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, ब्रेकेज हो जाती है। ये इसका मैकेनिज्म एक्शन होता है। हार्मोनल एजेंट्स 2 होते हैं, प्रेडनिसोन एंड टेमोक्सिफेन। प्रेडनिसोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एगोनिस्ट है, और ये एड्रीनल ट्यूमर्स में यूज़ होता है। टेमोक्सिफेन साम्स में आता है, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, और ये ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ होता है, ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ होता है। इसके बाद प्रोटियोसोम इनहिबिटर्स हैं। प्रोटियोसोम इनहिबिटर्स में बोर्टिजोमिब, कार्फिल्जोमिब, इनका यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये प्रोटियोसोम को इनहिबिट करते हैं। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, इसमें एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स में 3 तरह के आते हैं, वैसे 3 एंथ्रासाइक्लिन्स होते हैं, मिटोमाइसिन और ब्लूमाइसिन भी एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स की क्लास में आता है, लेकिन वो जो ब्लूमाइसिन है ना, वो जो G2 फेज़ है ना, उसके लिए स्पेसिफिक है, वहाँ पर एक्ट करता है, वो नॉन स्पेसिफिक नहीं है। बाकी एंथ्रासाइक्लिन्स और मिटोमाइसिन जो है वो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, ठीक है। ब्लूमाइसिन भी एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक है, लेकिन वो आता कहाँ है, G2 फेज़ में। वो G2 फेज़ को ब्लॉक करता है वो, इसलिए वो सेल साइकिल स्पेसिफिक है, और ये दोनों सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है। एंथ्रासाइक्लिन्स को याद करने के लिए इसका निमोनिक है डोक्सो रूबी दोनों एपिकिदारे, दोनों एपिकिदारे, ठीक है। डोक्सो से आ गया डोक्सो रूबिसिन, और उसके बाद रूबी का ही वही है, ये दोनों को मिला के ही डोक्सो रूबिसिन, ठीक है, ये दोनों एक ही ड्रग के नाम है। फिर आगे आ जाएगा दोनों को आपने याद रखना है, डोक्सो रूबिसिन, और एपिक से याद रखना है एपीरूबिसिन, क्या, इदारे से याद रखना है आपने इदारूबिसिन, ये इस तरह से याद रखना है।
और इनका डिफरेंट मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस है। ये टोपोआइसोमरेज 2 को भी ब्लॉक करते हैं, डीएनए जो होता है उसकी चेन्स की ब्रेकेज भी करते हैं और इनकी सिंथेसिस को भी ब्लॉक करते हैं, क्रॉस लिंकिंग भी करते हैं, एबनॉर्मल क्रॉस लिंकिंग भी करते हैं बेस पेयर्स की। इनके काफ़ी सारे एक्शंस आ जाते हैं। मिटोमाइसिन भी सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स ये ड्रग में आती है। इसका ये है कि ये सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है और सबसे पहले इसका हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म जो इसे कन्वर्ट कर देता है इनटू हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है जो इसे कन्वर्ट कर देता है इनटू एन एल्काइलेटिंग एजेंट। फिर नेक्स्ट जैसे एल्काइलेटिंग एजेंट एल्काइलेशन करते थे न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप की, ये भी इसी तरह एल्काइलेशन करेगा न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस की, एबनॉर्मल क्रॉस लिंकेज करेगा और एबनॉर्मल बेस पेयरिंग करेगा जिसकी वजह से डीएनए स्ट्रैंड की ब्रेकेज हो जाएगी।